A very warm welcome dear students. Let us move on to the second part of structure of atoms and nuclei. हम लोग ऑलरेडी सम नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे पार्ट 1 में. अब उसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू सम नंबर 16. Sample of carbon obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute. Okay, so ये हमको decay rate दिया हुआ है. A sample of carbon obtained from a very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegrations per gram per minute. Okay, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्टिविटी है राइट, इसको मैं डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट में दिया हुआ है तो ये एक्टिविटी है, इसको मैं मानूंगा इनिशियल एक्टिविटी, ये फाइनल एक्टिविटी है. और डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है. डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्ड सैंपल, मतलब टाइम कितना लगेगा. मतलब पहले आपका डिसइंटीग्रेशन रेट था 15.3. डिसइंटीग्रेशन रेट या dN/dt को आप एक्टिविटी भी बोल सकते हो, और या ए लिखेंगे हम लोग. ये इनिशियल एक्टिविटी, ये फाइनल एक्टिविटी है, और लैम्डा दिया और टाइम पूछा हुआ है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले मैं डेटा लिख देता हूँ. टाइम का फॉर्मूला डायरेक्टली है 2.303 log A0/A अपॉन लैम्डा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2.303 log टू द बेस 10 A0/A अपॉन लैम्डा. अब देखो A0 दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. और पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे 15.3 और 12.3 को. तो मैंने उनकी लॉग वैल्यूज़ डाली और इसको समझो मैंने सॉल्व कर लिया. तो सॉल्व करने के बाद फाइनल फॉर्मेट में आंसर ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा. एंड नाउ यू हैव टू जस्ट डू लॉग कैलकुलेशंस ऑफ दिस पार्ट एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो कुछ ये इस तरह से आपका लॉग कैलकुलेशन होगा एंड यू विल गेट द आंसर फॉर टाइम. तो ये सम तो काफ़ी ईजी था. ओके, इसमें लॉग कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी होते हैं और कुछ नहीं. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में सम्स तो ईजी होते हैं, बट लॉग कैलकुलेशंस में काफ़ी टाइम लग जाता है. ओके, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए. मतलब अगर ऑप्शंस में कोई और आसान क्वेश्चन है तो आपको वो अटेम्प्ट करने चाहिए. यहाँ टाइम का बहुत प्रॉब्लम है. अब देखो, ये वीडियो बनाने के लिए एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर के लिए मुझे ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स लगे हैं. भले ये वीडियो आप शायद 2 पार्ट में बना रहा हूँ तो आपको शायद 50 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, बट मुझे ये सब स्लाइड वगैरह बनाने में ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स लगे, क्योंकि हर एक लॉग कैलकुलेशन करना एंड ऑल दैट, यू नो, इट टेक्स टाइम. तो एनीवेज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो ये मैंने आंसर ईयर में सिर्फ इसलिए किया कन्वर्ट ताकि आपका गवर्नमेंट बुक के साथ मैच हो जाए आंसर, बट अदरवाइज आप सेकेंड में आंसर छोड़ सकते हो. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द हाफ लाइफ ऑफ SR3890 इज 28 days. कैपिटल T दिया हुआ है. डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट. डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब dN/dt ऑफ इट्स 5 mg सैंपल. तो मास दिया हुआ है और dN/dt पूछा हुआ है, तो आई विल राइट डाउन द डेटा फर्स्ट. दिस इज द डेटा. अब देखो, dN/dt का फॉर्मूला लैम्डा n है, लैम्डा इंटू n. तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा. अब लॉजिक क्या है देखो, इसका एटॉमिक मास नंबर मैं जानता हूँ 90, और हम जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो ये जो 90 ग्राम, अगर ये 90 ग्राम ऑफ SR होगा तो उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये मैं जानता हूँ. ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, ये तो फॉर्मूला यूज़ किया मैंने. अब n निकाल लेते हैं. ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. मतलब अगर 90 ग्राम्स का SR होता तो उसमें इतने सारे एटम्स होते. 90 ग्राम में इतने, तो 5 मिलीग्राम मतलब 5 × 10⁻³ ग्राम में कितने. ये ग्राम में है तो मैंने इसको भी ग्राम में रखा. ये 90 ग्राम था तो मैंने इसको भी 5 × 10⁻³ ग्राम में रखा. तो इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं. तो आंसर आता है ये. तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गया. नंबर ऑफ एटम्स मिल गया तो देखो, ये dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n. तो इसमें मैं नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू डाल दूंगा, ये जो आंसर आया हमको. नॉट ओनली दैट, कैपिटल T पता है और लैम्डा का फॉर्मूला है 0.693 बाय कैपिटल T. तो अब बस इस n को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. ये सिचुएशन आएगा. अब इसके बाद तो सीधा लॉग कैलकुलेशन है, और लॉग कैलकुलेशन ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो इफ़ यू डू द लॉग कैलकुलेशंस, ये मैंने लॉग कैलकुलेशन किया है, ये न्यूमरेटर है. ओके, न्यूमरेटर का एडिशन है, ये पूरा डिनोमिनेटर का एडिशन है, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. दिस इज़ द आंसर. सो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो देखो, ये आंसर आएगा आपका.
अच्छा इसमें हुआ क्या, देखो मैं 5 को भूल गया तो मैंने 5 को बाद में ऐड कर दिया इधर log 5, ठीक है, और फिर लास्ट में एंटी लॉग निकाला तो आंसर आया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। What is the amount of cobalt necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie, its half life being 5.3 years? ठीक है, तो देखते हैं कि हमको मास पूछा हुआ है, हमको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी मतलब dN/dt दी हुई है, हाफ लाइफ भी दिया हुआ है। तो मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ और हमको क्या पूछा है कि मास, ठीक है। तो dN/dt 10 मिली क्यूरी है। मिली को हम नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से। तो अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो -3 क्यूरी होगा, और 1 क्यूरी देखो हमको मास केजी में चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट हमको मास का आंसर केजी में चाहिए, तो अगर हमको मास एसआई में चाहिए तो dN/dt पर सेकेंड में होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ये कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, ये थ्योरी में है तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो dN/dt मैंने निकाल लिया इन डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। कैपिटल टी आई ऑलरेडी नो, कैपिटल टी 5.3 ईयर्स है, मुझे मास ढूंढना है। फॉर्मूला डायरेक्ट है, dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन, और लैम्डा 0.693/t है, तो मैं n निकाल सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करके मुझे n मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन मेरे को नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा, मुझे मास चाहिए, वो मैं कर लूँगा कन्वर्ट, डोंट वरी। लॉजिक वही होगा कि 60 ग्राम में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसका मास 60 ग्राम होगा। तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स का कितना मास होगा मैं निकाल सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पहले नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल लूँ। सो लेट मी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। इसमें सब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो व्हेन आई सब्सटीट्यूट दिस इज द सिचुएशन विच आई कम अक्रॉस, और नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ये आंसर है नंबर ऑफ एटम्स का। अब लॉजिक देखो कि अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते, मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते, तो उनका मास होता 60 ग्राम्स, बराबर है। इतने एटम्स होते तो मास होता 60 ग्राम्स। तो मेरे इतने एटम्स हैं 8.928 इंटू 10⁻16 एटम्स, तो उसका मास होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आंसर आएगा 8.896 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ अ सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। It reduces to 6.3 into 10⁻9 per hour after 30 hours. Calculate the half-life initial number of atoms in the sample. ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं। देखो ये हमारा एक्टिविटी कब है, आफ्टर, मतलब ये A1 है, ये T1 है, ये A2 है, ये T2 है। ये एक्टिविटी तब है जब टाइम 20 आवर्स था, ये एक्टिविटी तब है जब टाइम 30 आवर्स था। तो मैं डेटा लिख लेता हूँ कि A1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, हाफ लाइफ पूछा हुआ है और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है। तो काफ़ी इजी है। देखो हम जानते हैं कि बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके n इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, उसी को m इक्वल टू m0 मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू m0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, और उसी को एक्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अगर a इज a0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, तो a1 होगा a0 ई रेज टू माइनस लैम्डा t1, और a2 होगा a0 ई रेज टू माइनस लैम्डा t2। अब लैम्डा सेम क्यों है, लैम्डा इसलिए सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है, सब्सटेंस सेम है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं शायद इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने से a0 कैंसिल हो जाएगा और एक ही अननोन बचेगा लैम्डा, तो मैं लैम्डा ढूंढ पाऊँगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। और ये जो माइनस लैम्डा टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, उसको ऊपर लेंगे तो ई रेज टू प्लस लैम्डा t2 हो जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन। अब मैं log टू द, देखो अब थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये ई रेज टू लैम्डा है ना, तो मैं दोनों तरफ log टू द बेस ई ले लूँगा। अगर मैं log टू द बेस ई ले लूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, a1/a2 का वैल्यू डाला और log ये आगे आ जाएगा, ये पूरा आगे आ जाएगा पावर। हम जानते हैं log x रेज टू n इज n log x, तो ये आगे आ जाएगा और log e टू द बेस e इज़ 1। अब ये e जो है इसको हमको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बेस 10 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 10 लैम्डा। तो अब लैम्डा मिल जाएगा, ये 10 नीचे ले लो और ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, अब आंसर आ जाएगा लैम्डा का। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो मैंने वो सेम जो कैलकुलेशन था उसको आगे फॉरवर्ड किया। अब लैम्डा निकाल लेते हैं।
ओके, लैम्डा इज दिस मच, ठीक है। अब हमको लैम्डा तो पूछा नहीं था, हमको कैपिटल टी पूछा था, तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ 0.693/t, तो टी मिल जाएगा उससे, टी इक्वल टू 15 आवर्स। अब एक बार मुझे टी मिल गया, ओके, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर टी की वैल्यू डाल दूँ तो मुझे मिल जाएगा a0। समझो इक्वेशन 1 क्या था, a1 इज इक्वल टू a0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो a0 विल बी इक्वल टू व्हाट, a1 e रेज टू माइनस लैम्डा t1। ये e रेज टू माइनस लैम्डा t1 नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे a0 निकालना पड़ेगा इनिशियल एक्टिविटी, क्योंकि इनिशियल एक्टिविटी पूछा हुआ था, राइट। तो a0 कैसे निकालेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो n0 भी निकालना है मुझे। तो a0 इज इक्वल टू लैम्डा n0, यही फॉर्मूला होगा, बट पहले a0 निकाल लेते हैं। अब कैपिटल टी देखो मैंने क्या किया, लैम्डा को 0.693/t लिख दिया। अब मैं टी को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, टी को सब्सटीट्यूट कर लिया तो ये सिचुएशन है। देखो अब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, e रेज टू 0.9238 कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनना। क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट e रेज टू 0.9238 x है। लेट मी अज्यूम, इसको मैं x मान लेता हूँ। अगर मैं इसको x मान लूँगा तो मुझे x ही ढूंढना है, राइट, इसी की वैल्यू ढूंढनी है ना। अब टेकिंग log टू द बेस e ऑन बोथ साइड्स, ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे चलाएगा, ये आगे चलाएगा 0.9238, log e टू द बेस e 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस आंसर। और इस तरफ e है ना, तो मैं इसको 10 करने के लिए इधर 2.303 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो log x टू द बेस 10 ये आ जाएगा आंसर में। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा और फिर एंटी लॉग लूँगा। पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आया 0.4012। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लूँगा तो क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ x इज़ x, एंटी लॉग ऑफ x इज़ x। तो x मिल गया, x मतलब ये मिल गया, इसका वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक है। अब इसको मैं प्रीवियस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा, a0 वाले में, तो आंसर आएगा a0 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। अब अगर a0 मिल गया तो n0 मिल गया, क्योंकि देखो dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। अगर dn/dt होगा इनिशियल एक्टिविटी तो n होगा इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, dn/dt ही तो एक्टिविटी है, तो dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, या dn/dt इनिशियल विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू n इनिशियल, या a0 विल बी इक्वल टू लैम्डा n0, ऐसा लिख सकते हैं। a0 इज इक्वल टू लैम्डा n0, तो n0 मिल जाएगा, n0 विल बी इक्वल टू a0, n0 विल बी इक्वल टू a0 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा को लिखा जा सकता है 0.693/t। t में जानता हूँ, a0 में जानता हूँ, बस इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। फिर एक बार लॉग कैलकुलेशन, तो इसमें काफ़ी लॉग कैलकुलेशन से काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। मैंने आपको बताया कि मुझे इस वीडियो को प्रिपेयर करने में ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे लगे, राइट। अगर मैं सब काउंट कर लूँ, रिकॉर्डिंग करना और एनिमेशन करना, लाइक वो सब में काफ़ी टाइम लग गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। द आइसोटोप कोबाल्ट डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू आयरन विद अ हाफ लाइफ ऑफ 272 डेज। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ मत करना, ये 272 डेज जो दिया है वो कोबाल्ट का हाफ लाइफ दिया है, मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए कि कोबाल्ट बना आयरन विद अ हाफ लाइफ, कोबाल्ट बना आयरन और कोबाल्ट का हाफ लाइफ था 272 डेज, तो ये कोबाल्ट का हाफ लाइफ है। तो थोड़ा पढ़ने में आपसे गड़बड़ हो सकता है, कॉमा वामा दे देते तो अच्छा रहता। ओके, दैट वे। The iron nucleus is produced in an excited state and it almost instantly emits gamma rays and all that. उससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। Find the mean lifetime decay constant for cobalt. हमको mean life निकालना है कोबाल्ट का और decay constant निकालना है। If the activity of the radiation source is 2 now, how many nuclei does the source contain? मतलब अगर उसकी एक्टिविटी अभी 2 माइक्रोक्यूरी है तो उसमें कितने न्यूक्लियाई है अभी। वॉट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद एक्टिविटी कितनी होगी। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मान लूँगा इनिशियल एक्टिविटी, ये इनिशियल एक्टिविटी है, और 1 साल मतलब टाइम t इक्वल टू 1 ईयर के बाद एक्टिविटी कितनी होगी। तो ये जो पहले एक्टिविटी दिया इसको मैं इनिशियल मान लूँगा, राइट। सो लेट मी सॉल्व इट। डेटा लिख देता हूँ। हाफ लाइफ में जानता हूँ, मीन लाइफ पूछा हुआ है, लैम्डा पूछा हुआ है, जो एक्टिविटी मुझे दिया हुआ है उसको मैं इनिशियल मान लूँगा, और एक्टिविटी पूछा हुआ है व्हेन द टाइम इज़ इक्वल टू 1 ईयर, और जब इनिशियल एक्टिविटी है तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, n0 भी पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले तो मैं एक एक करके सब निकाल लूँ, लैम्डा निकाल लूँ
और मीन लाइफ निकालूँ। लैम्डा का फॉर्मूला है 0.693/t, तो t हम ऑलरेडी जानते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये डेज़ में दिया था, ये डेज़ में दिया था, तो मैं आंसर निकाल रहा हूँ सेकंड में, एसआई सिस्टम में। और डेज़ को देखो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेज़ इंटू 24, तो 24 आवर्स में हो गया, फिर इंटू 60 किया तो मिनट, इंटू और एक 60 किया तो सेकंड। या ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप याद रखो तो ये 86,400 होता है, राइट। ये 1 डे इज़ 86,400, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। मैंने लिखा है यहाँ पे देखो 86,400। तो लैम्डा इज़ 0.693, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 86,400 लिखा हुआ है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 कैपिटल टी आप जानते हो, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। अब मीन लाइफ सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट है। मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, तो मीन लाइफ मिल जाएगा 1/लैम्डा, ठीक है। तो ये हमको मीन लाइफ भी मिल गया। ऑफ कोर्स फिर एक बार लॉग कैलकुलेशन करना पड़ा। अब हमको इनिशियल एक्टिविटी दी थी और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, इससे आपको एन नॉट मिल जाएगा। एन नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाय लैम्डा, ए नॉट हम जानते थे और ए नॉट का वैल्यू था इतना, डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दिया तो आ गया आंसर एन नॉट का। ये और एक बार लॉग कैलकुलेशन करना पड़ा। अब हमको इनिशियल एक्टिविटी दी हुई थी और एक साल बाद कितना एक्टिविटी ये पूछी हुई थी, तो a इज इक्वल टू A0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ये मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे ढूंढना है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो देखो ये याद रखना, मैं इसको जानबूझ के 2 माइक्रो क्यूरी रख रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 माइक्रो क्यूरी रखूँगा तो फ़ायदा होगा कि ए भी डायरेक्टली मुझे माइक्रो क्यूरी में मिलेगा और कैलकुलेशंस भी तो छोटे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लैम्डा का और टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, नीचे ले जाने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मुझे ये पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन वाला। तो निकालते हैं। देखो ये था, पहले मैं इतना कैलकुलेट कर लूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 0.9296। अब इसको मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे कैलकुलेट करना है ई रेज टू 0.9296, और इसको उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले हमने किया था ई पावर को। इसको एक्स मान लेंगे, फिर दोनों तरफ log टू द बेस ई लेंगे, फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, तो वो log टू द बेस 10 हो जाएगा। लेफ़्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। और फिर उसके बाद में 2.303 नीचे लेंगे तो log x टू द बेस 10 का कैलकुलेशन का आंसर ये आएगा। फिर दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो x मिल जाएगा, x मिल गया, x मतलब ही ये। और अब इसको एक्टिविटी में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, राइट, कर लेंगे तो आंसर आएगा एक्टिविटी इज इक्वल टू 2 माइक्रो क्यूरी, सॉरी हाँ माइक्रो क्यूरी डिवाइडेड बाय दिस, और ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। और एक बार लॉग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आता है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली लॉग कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है इसमें, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21, अ सोर्स कंटेन्स 2 स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस, एक तो फॉस्फोरस 32 और एक फॉस्फोरस 33, दोनों का हाफ लाइफ दिया हुआ है और बोला हुआ है कि जब टाइम 0 था तो 90% डी के फॉस्फोरस 32 से आया। अगर 90% फॉस्फोरस 32 से आया होगा तो 10% जो बाकी का है, ओके, 10% फॉस्फोरस 33 से आया होगा। फिर पूछा है कि कितने टाइम बाद 15% ऑफ द डीके विल बी फ्रॉम फॉस्फोरस 32, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो ये जो t इक्वल टू 0 पे दिया है वो इनिशियल है, ठीक है। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या थी, रेशियो हम इनिशियल एक्टिविटी का जानते हैं। देखो ये हाफ लाइफ दिया है, इनिशियल एक्टिविटी का रेशियो है देखो 1 मतलब कौन, पहले याद रखना, 1 मतलब फॉस्फोरस 32, 1 मतलब फॉस्फोरस 32 और 2 मतलब फॉस्फोरस 33। तो इनिशियल रेशियो ऑफ एक्टिविटी दिया है, इसका 90% था 32 वाले का, फॉस्फोरस 32 का, तो 33 वाले का 10 होगा, तो ये रेशियो 9 हो गया। और टाइम t के बाद भी एक्टिविटी की रेशियो दी हुई है और वो टाइम ही पूछा हुआ है। तो अगर 32 वाले का 15% होगा तो ऑफकोर्स 100 माइनस 15 किसका होगा, वो 33 वाले का होगा। तो ये रेशियो पता है। अब बहुत आसान है प्रॉब्लम। A1 A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ये हम जानते हैं। तो A1 के जगह मैं लिख सकता हूँ A01 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी। देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ,
तो A1 अपॉन A2 के जगह पे आएगा इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 33 लेट फॉस्फोरस 33 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1t। अच्छा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग क्यों, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, एक फॉस्फोरस 33 है और एक फॉस्फोरस 32 है और टी पूछा हुआ है। तो बस अब खाली कैलकुलेशन करना है। A01 अपॉन A02 तो 9 है, A1 अपॉन A2 3/17 है। तो सॉल्व करते जाते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ई रेज टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी इज इक्वल टू 3/153। ठीक है, 3/153। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया तो ये नेगेटिव हो गया, 153/3 हो गया। तो उससे ई का पावर होगा 50.3 50.1। अगर आप पूछो कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो डेफिनेटली उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मैं जानता हूँ पहले से कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है, क्योंकि लैम्डा और टाइम पीरियड एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर T1 छोटा तो लैम्डा 1 बड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लिखना चाहता था ताकि ई का पावर पॉजिटिव आए। तो अब मैं log टू द बेस ई ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी आगे आ जाएगा और यहाँ मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका बेस 10 हो जाएगा। आई होप एवरीवन नोज दैट कभी भी log टू द बेस ई होगा और अगर आप उसको log टू द बेस 10 बनाना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया और लैम्डा 1 को मैं लिख सकता हूँ 0.693/T1, लैम्डा 2 को लिख सकता हूँ 0.693/T2। कॉमन ले लिया मैंने, वैल्यूज़ डाल दिए सबके और ये टाइम आ गया। और शायद सब कुछ डेज़ में था, अगर डेज़ में था तो फाइनल आंसर भी डेज़ में आएगा। ओके, तो देखो टाइम डेज़ में आया, ये कैपिटल T1 कैपिटल T2 डेज़ में थे, तो ये स्मॉल t भी डेज़ में आएगा। फिर आप एक बार देखो कि ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, राइट। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बिफोर द ईयर 1900 द एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C14 एवरेज्ड अबाउट 0.255 बेक्वेरल। अब याद रखना कि 1 बेक्वेरल इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, तो पर ग्राम ऑफ कार्बन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स वेयर C14। ठीक है, मतलब हमको दिया हुआ है कि ये इनिशियल एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कब है, जब 1 ग्राम ऑफ कार्बन C14 की एक्टिविटी दी हुई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स वेयर C14। एक काम करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। पहले डेटा लिख लेता हूँ। ओके, डेटा मुझे हाफ लाइफ दिया हुआ है नीचे। देखो यहाँ पे आप अगर आगे पढ़ो तो दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ C14 इज़ 5730 ईयर्स। तो हाफ लाइफ दी हुई है, एक्टिविटी भी दी हुई है फॉर 1 ग्राम। तो फ्रैक्शन ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स पूछा हुआ है। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि A इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय एन। A इज़ इक्वल टू लैम्डा एन, एक्टिविटी इज़ इक्वल टू लैम्डा एन। एक्टिविटी मैं जानता हूँ, ओके, और लैम्डा मैं 0.693/T लिखूँगा तो मुझे n मिल जाएगा, करेक्ट। अब n निकाल लेते हैं फटाफट। तो n कैलकुलेट करके आपको आंसर मिलेगा n का। ओके, n का आंसर आएगा इतना एटम्स। अब डेफिनेटली स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये देखो मैंने ये ईयर को यहाँ पे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए ये वैल्यू इतना बड़ा आया। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने ईयर को सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट किया, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अगर आप एक्टिविटी की यूनिट देखते हो, एक्टिविटी पर सेकंड में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को पर सेकंड में लोगे, एक को ईयर में लोगे, आपको गलत आंसर आएगा। या तो सब कुछ ईयर में रहने दो या तो सब कुछ सेकेंड में रहने दो। क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ था इसलिए मैंने टाइम को भी सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो नंबर ऑफ एटम्स मुझे मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स वेयर दिस मेनी, इतने एटम्स थे C14 के। लेकिन मुझे पूछा गया कि फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच वेर प्रेजेंट इन कार्बन। ओके, हम जानते हैं कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन विल कंटेन ग्राम एटॉमिक वेट, दैट इज 12 ग्राम विल कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो 12 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 ग्राम मास को रेफरेंस लेके हमको आंसर निकालना है। क्योंकि जो हमने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया था 1 ग्राम के लिए दिया था, अगर आप पीछे जाके देखो तो
1 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंटेन दिस मेनी एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब हमको फ्रैक्शन ऑफ एटम्स ऑफ C14 पूछा हुआ है। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितने होते हैं? देखो वो मैंने निकाल लिया है, C12 में इतने होते हैं 6.023 × 10⁻23। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 12 ऊपर चला जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन मतलब गवर्नमेंट बुक में तो कुछ अलग आंसर दिया है। नहीं, गवर्नमेंट बुक में भी यही आंसर दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं गवर्नमेंट बुक वाला आंसर लेकर आता हूँ, ये आंसर फाइनल है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट बुक से मैच करवाना है तो मैं उसके लिए थोड़ा चेंजेस करता हूँ इसमें। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर ये 10⁻⁻12 नीचे लिया तो 10⁻12, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या आएगा? देखो ऊपर आया 3.975 जो अप्रॉक्सीमेटली 4 हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 C14 एटम्स पर 3 × 10⁻12 एटम्स ऑफ कार्बन। उन्होंने पूछा था ना कि C14 के कितने एटम्स थे, तो 3 × 10⁻12 एटम्स में 4 एटम्स कार्बन C14 के थे, राइट। दिस इज व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। अब इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन तो मिल गया, और क्या था? बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट था एन आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन कंटेन्स 500 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, शोज 174 डीकेज इन 1 आवर। मतलब 175 डीकेज इन 1 आवर मतलब dN/dt एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, नया वाला एक्टिविटी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एज, मतलब टाइम पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द एज when the specimen died? What is the age of the specimen, that assuming that it is active, its activity per unit mass of carbon when the specimen died was equal to average value of air? एवरेज वैल्यू ऑफ एयर का पहले ही दिया था 0.255 बेक्वेरल। मतलब अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाओ तो सिचुएशन क्या है, देखो आपको इनिशियल एक्टिविटी दी हुई है, जब स्पेसिमेन डाई हुआ, जस्ट डाई हुआ, तो उसकी इनिशियल एक्टिविटी आपको ये लेनी पड़ेगी, और अब उसकी एक्टिविटी है 174 डीकेज इन 1 आवर। तो कितना टाइम लगा इसके लिए, राइट? ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल एक्टिविटी वही होगा जो पहले था, वो ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में करने के लिए। ये इनिशियल एक्टिविटी है। नया एक्टिविटी दिया हुआ है 174 डिसइंटीग्रेशन पर आवर फॉर 500 मिलीग्राम। याद रखना, ये जो एक्टिविटी 1 ग्राम का है, ये 500 मिलीग्राम का है। दोनों या तो 1 ग्राम का रखो या दोनों 500 मिलीग्राम का रखो। तो मैं इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करूँगा। देखो कैसे। पहले तो इस डिसइंटीग्रेशन पर आवर को मैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आवर को 3600 सेकेंड्स लिख लेता हूँ फॉर 0.5। अब 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे बताओ? ये 0.5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, तो आंसर इतना है एक्टिविटी का। अब ये क्वेश्चन एकदम ईजी हो गया। ये इनिशियल एक्टिविटी है, नई वाली एक्टिविटी है। A इज इक्वल टू A0 e⁻ आप डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला 2.303 log to the base 10 A0/A अपॉन लैम्डा, राइट। तो बस सॉल्व कर लो, सब कुछ तो आप जानते ही हो। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ये कैलकुलेशंस क्या समझाऊँ आपको, आप देख लेना। ये आंसर है 8022 ईयर्स। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट हम, how much mass of uranium-235 is required to undergo fission each day to provide 3000 megawatt of thermal power? Average energy per fission is 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक फिजन में इतनी एनर्जी निकल रही है। हमको देखो, हमको हर सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, मैं लिख के देता हूँ डेटा। आई विल शो यू द डेटा फर्स्ट। डेटा देखो, पावर इज 300 मेगावाट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगा? मेगा इज नथिंग बट 10⁶ वाट, और वाट मतलब जूल पर सेकेंड। तो मुझे हर सेकेंड में इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और पूछा हुआ है कि तो पूरे दिन भर में कितनी लगेगी एनर्जी। अगर देखो एक सेकेंड में इतनी एनर्जी चाहिए तो दिन भर में ऑफकोर्स इससे ज़्यादा लगेगी, वो हम निकाल लेंगे, डोंट वरी। एनर्जी पर फिजन, व्हाट इज एनर्जी पर फिजन? एनर्जी पर फिजन दिया हुआ है 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये आंसर आएगा। पहले मेगा को नॉर्मल, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, और मास पूछा हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड। देखो पहले मैंने ये लिखा कि एक सेकेंड में इतनी एनर्जी
की रिक्वायरमेंट है, तो पूरे दिन भर में मतलब 86,400 सेकेंड्स में कितनी चाहिए रहेगी, एक सेकेंड में इतना, तो 86,400 सेकेंड्स में इतना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लो 86,400 से, मतलब हमको दिन भर में इतना एनर्जी चाहिए। अच्छा, तो कितना फिजन्स करना पड़ेगा, देखो सिंपल सा लॉजिक देखो, नंबर ऑफ फिजन्स विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी पर फिजन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझो मुझे 100 जूल एनर्जी चाहिए और मैं जानता हूँ कि एक फिजन में से 5 जूल एनर्जी निकलेगी, 100 जूल चाहिए और एक फिजन से 5 जूल निकला, तो मुझे कितने बार फिजन करवाना पड़ेगा, 20 बार। आंसर कैसे आया, 100/5। 100 मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड और 5 मतलब एनर्जी पर फिजन, मतलब नंबर ऑफ फिजन्स निकालने का तरीका क्या है, उसको रट्टा मत मारना, कॉमन सेंस से निकल जाएगा। नंबर ऑफ फिजन्स इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इन एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा ये तो इसी कैलकुलेशन को किया गया है वापस, नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी पर फिजन, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायर्ड पता है मुझे और एनर्जी पर फिजन भी मैं जानता हूँ, एनर्जी पर फिजन दिया हुआ था, ये एनर्जी पर फिजन है, सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ़ आई सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व, दिस इज द आंसर। इतना फिजन मुझे चाहिए, अगर मुझे दिन भर में इतना फिजन चाहिए, इतना न्यूक्लियस टूटना चाहिए दिन भर में, तो ऑफकोर्स इतना एटम्स भी चाहिए, मतलब जितना फिजन चाहिए उतने एटम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इज दिस मच, है ना। नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इतना, और इतने एटम्स के लिए कितना मास चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, वही करेंगे। ग्राम एटॉमिक वेट कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अगर इतने एटम्स होते यूरेनियम के तो उसका मास 235 ग्राम होता, उसका एटॉमिक मास नंबर ग्राम्स में होता, राइट। तो मेरे इतने एटम्स का मास कितना होना चाहिए, देखो मैं निकाल सकता हूँ, इतने एटम्स का मास होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 3.117 kg, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द वे वी कंप्लीट द सम। और लास्ट सम 24, in a periodic table the average atomic mass of magnesium is given as 24.312। फिर उसके बाद में 3 आइसोटोप्स होते हैं उसके, Mg24, Mg25, Mg26, ठीक है। द नेचुरल अबेंडेंस ऑफ Mg24 इज 78.99 बाय मास, कैलकुलेट द अबेंडेंस ऑफ अदर 2 आइसोटोप्स। सिंपल सी बात है कि हम एवरेज एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं, एवरेज एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, परसेंटेज अबेंडेंस इनटू मास ऑफ ईच, सबको ऐड करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज अबेंडेंस इनटू मास ऑफ ईच, ओके, सबको ऐड करते हैं ऐसे और डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द वे यू गेट द आंसर, परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ ईच इनटू इट्स मास, और ऐसा सबका ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, आप ये एक्चुअली मोर ऑफ केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में बच्चे सब पढ़ते ही हैं ये सब फॉर्मूलाज। मैं आपको बताता हूँ कि मैं डेटा में क्या दिया हुआ है, देखो एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है और इसका परसेंटेज अबेंडेंस दिया है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो Mg25 है उसका अबेंडेंस x है, तो सब मिला के 100 होना चाहिए, ये 78.99 है, ये x है, तो जो बचा हुआ Mg26 है उसका अबेंडेंस होगा 100 माइनस 70, इन दोनों का एडिशन, ओके, तो ये आंसर आया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का तरीका क्या है, हर एक के मास को उसके परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं और डिवाइड बाय 100। सो एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ Mg24 इंटू उसका अबेंडेंस प्लस मास ऑफ Mg25 इंटू उसका अबेंडेंस परसेंटेज प्लस मास ऑफ Mg26 इंटू उसका अबेंडेंस। बस अब इसको सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है हमको 24.312, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो और आपको आंसर आ जाएगा, राइट। x मिल जाएगा सॉल्व करके, x, तो x मिला इतना, तो जो बाकी का ये किसका अबेंडेंस है, ये Mg25 का था शायद, राइट। तो Mg26 का 21.01 था ना, कुछ 21.01 माइनस x, हाँ ये Mg25 का था, Mg26 का 21.01 माइनस x, तो ये आंसर आएगा, राइट। सो इवन दो द प्रॉब्लम्स वे आर वेरी ट्रिकी, डेफिनेटली इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मास्टर दिस कॉन्सेप्ट्स, तो आपको ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ने चाहिए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।